नमस्कार। देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के संदर्भ में हम इस अधिनियम के अधीन जो प्राधिकारीगण हैं, उनको लेके बात कर रहे थे। हमने बातचीत की अ, वर्क्स जो कमेटी है जो कि नियोजक और कर्मचारियों का जिसमें प्रतिनिधित्व रहता है और जिसकी मिनिमम संख्या जिसकी अधिकतम संख्या 20 हो सकती है उसको उसके बाद हमने बात की कंसिलिएशन ऑफिसर को लेके, कंसिलिएशन बोर्ड को लेके। तो कार्य समिति हो, कंसिलिएशन बोर्ड हो, चाहे कंसिलिएशन ऑफिसर हो, इनका काम मध्यस्थता संबंधी है और मध्यस्थता की कार्रवाई को कभी भी न्यायिक कार्रवाई या इसको आप कभी भी न्यायिक निर्णय नहीं मान सकते। और जो न्यायिक निर्णय के संदर्भ में जो कार्रवाई हैं वो की जाती हैं या तो श्रम न्यायालय के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा, अधिकरण के द्वारा। तो अब जो पार्ट चल रहा था वो श्रम न्यायालय को लेके था। और श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट के संदर्भ में मैंने आपके समक्ष ये निवेदन किया था कि भाई 3, 2, 5, 7 ये एक याद रखने का जो विषय है वो ये है कि या तो 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे रहा हो, 2 साल तक जो अपीलीय अधिकरण का सभापति या सदस्य रहा हो, 5 साल तक श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी रहा हो जिसका गठन किसी प्रांतीय अधिनियम के अधीन रहा हो, या फिर 7 साल तक उसने कोई न्यायिक पद धारण किया हो, और सबसे ऊपर या हाई कोर्ट का सीटिंग जज हो, या ऐसा व्यक्ति जो कभी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है। यानी कि उच्च न्यायालय का ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या कभी रहा है। योग्यताएं मैंने कार्यों के बाद के संदर्भ में बताया था कि या तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनकी वैधानिकता का परीक्षण करेगा, या फिर उनका इंटरप्रिटेशन करेगा, या कर्मचारियों की पदमुक्ति या जो रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज या टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज की जो स्थिति है उसके संदर्भ में बात करेगा, या फिर जो स्ट्राइक और लॉकआउट है, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट की जो स्थिति रहती है उसके संदर्भ के अंदर अपनी अधिकारिता का परीक्षण करेगा। मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ ट्रिब्यूनल को लेके कि भाई ट्रिब्यूनल क्या है। देखिए सेक्शन 7 के अंदर, सेक्शन 7 में हमने बातचीत की थी जो लेबर कोर्ट है उसको लेके। ट्रिब्यूनल संबंधी जो प्रावधान है वो धारा 7 क में दिए गए हैं। और जो मुख्य जो अंतर है वो यही है कि जो औद्योगिक जो अधिकरण है वो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 उसमें उससे संबंधित विवादों का में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उससे संबंधित विवाद उनको सौंपे जा सकते हैं। जबकि जो लेबर जो कोर्ट हैं वो केवल उन्हीं विषयों तक सीमित रहते हैं जहाँ पे जो कि शेड्यूल 2 में आते हैं। यानी कि जो ट्रिब्यूनल है उसका क्षेत्र कहीं ना कहीं अधिक विस्तृत है। काम दोनों का ही न्याय निर्णय इनका है। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की बात करें, औद्योगिक अधिकरणों के गठन की बात करें, तो यहाँ भी जो गठन है वो केवल एक व्यक्ति से होता है। जिस तरह से लेबर कोर्ट में एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है, इसी तरह ट्रिब्यूनल भी एक ही व्यक्ति से गठित होता है जिसकी नियुक्ति अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यानी कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा की जाती है। या और जैसा कि लेबर कोर्ट्स के संदर्भ में मैंने कहा था कि एक राज्य में एक या अधिक हो सकते हैं, इसी तरह ट्रिब्यूनल भी एक या अधिक हो सकते हैं। दोनों में यहाँ तक की चीज़ें सेम है। अब जो पीठासीन अधिकारी की जो योग्यताएं हैं वो या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, जैसा है। और ये ही सेम कहाँ है, लेबर कोर्ट में भी, कि या कौन हो सकता है, या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। दूसरा, 3 वर्ष से न्यून यानी कि मिनिमम 3 साल तक जिला न्यायाधीश रहा है या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा है, यानी कि डीजे रहा है या एडीजे रहा है। दोनों कंडीशन सेम है, गठन सेम है कि
के का जहाँ तक विषय है, यहाँ तक दोनों में समान प्रावधान है कि एक व्यक्ति से गठित होगा, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, एक स्टेट में एक या अधिक ट्रिब्यूनल गठित किए जा सकते हैं, एक स्टेट में एक या अधिक लेबर कोर्ट गठित किए जा सकते हैं, एक व्यक्ति उनको चेयर करेगा। जो पीठासीन अधिकारी है या तो उच्च न्यायालय का सिटिंग जज हो सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कभी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है। 3 साल तक जिसने मिनिमम डिस्ट्रिक्ट जज कोई रहा हो या फिर एडीजे कोई रहा हो, वो भी हो सकता है। यहाँ तक दोनों में अब अंतर आता है यहाँ पे कि भाई जो दूसरे जो प्रावधान है, जैसे कि 7 साल तक भारत में कोई न्यायिक पद धारण किया हो या किसी ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहा हो जिसका गठन नहीं, किसी लेबर कोर्ट का चेयरमैन रहा हो जिसका गठन किसी प्रांतीय अधिनियम के तहत हुआ हो, या जो अपीलीय अधिकरण है, श्रम अपीलीय अधिकरण है, उसमें 2 साल तक मेंबर या चेयरमैन रहा हो, ये प्रावधान यहाँ पे लागू नहीं होते ट्रिब्यूनल के संदर्भ में। ट्रिब्यूनल के संदर्भ में योग्यताओं में केवल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या मिनिमम 3 साल तक जो डीजे है या डीजे रहा है या एडीजे रहा है। तो जो ट्रिब्यूनल का जो दायरा है उसके संदर्भ में मैंने कहा था कि इसमें शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 दोनों को लेके इनकी अधिकारिता रहती है, जबकि जो लेबर कोर्ट है उनको केवल द्वितीय सूची जो है शेड्यूल 2 है उसके जो विषय हैं वहाँ तक ही जो सीमित किया गया है। देखिए कि ये बात बिल्कुल सर्वमान्य है कि जो अधिकरण है वो न्यायालय नहीं है, इसलिए जो इनकी जो कार्रवाई है वो कैसी होती हैं, क्वेसाई जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, और इनकी जो कार्य अवधि है वो या तो किसी निश्चित अवधि के लिए हो सकती है या किसी निश्चित मामले के लिए हो सकती है। यदि अवधि के लिए है, किसी निश्चित टाइम फ्रेम के लिए है, तो वो अवधि की समाप्ति पे वो अपने आप ही जो ट्रिब्यूनल है वो समाप्त हो जाता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अधिकरण की जो कार्य अवधि है और जो पीठासीन अधिकारी की जो कार्य अवधि है वो समान हो। जहाँ तक जो क्षेत्राधिकार की जहाँ तक बात है कि इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि किसी विशेष विवाद, कोई औद्योगिक विवाद, कोई विवाद औद्योगिक विवाद होना चाहिए, और यदि ट्रिब्यूनल ने क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, जुरिस्डिक्शन के संदर्भ में कोई भ्रांतिपूर्ण या कोई त्रुटिपूर्ण कोई निर्णय लिया है, तो ऐसा जो अभिनिर्णय है उसको रिट पिटीशन के द्वारा उसको रिव्यू करवाया जा सकता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो जो स्थिति है वो ये है कि जो ट्रिब्यूनल है वो क्वेसाई जुडिशियल यानी कि अर्ध जो न्यायिक प्रकृति के होते हैं, और इनको रिट जो पिटीशन है उसके थ्रू इनका जो डिसीजन है उसको रिव्यू करवाया जा सकता है, जबकि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार को लेके कोई भ्रांतिपूर्ण या कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय ले लिया। योग्यताओं और गठन के संदर्भ में मैंने आपके साथ बातचीत कर ही ली है। अगले जो कुछ वीडियो रहेंगे वो उसमें मैं इनके संदर्भ में जैसे नेशनल ट्रिब्यूनल और जो उसका गठन कैसे होता है, उसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या हैं, उनको लेके बात करूँगा।